सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 जो कि आपके कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के एग्जाम के बारे में। सबसे पहले याद रखो पेपर का नाम क्या है, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें आपकी यूनिट 1 है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म की। सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में इन दोनों शब्दों का मतलब बताया जाएगा और इसके क्या अर्थ है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, वो सब चीजें बताई जाएंगी। यूनिट 1 में भी आपका लेसन 1 है जो कि है मेन पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलोनियलिज्म की। कौन कौन से जो है मेन पर्सपेक्टिव्स होते हैं। पेपर में आपके अगर क्वेश्चन में ये वर्ड भी हो ना कॉलोनियलिज्म, तो आप अपने इंट्रोडक्शन में ये डाल सकते हो कि कॉलोनियलिज्म के 3 पर्सपेक्टिव्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो 3 के बारे में बात कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरी आंसर राइटिंग की वीडियो नहीं देखी तो कमेंट्स में मुझे बता देना, आंसर राइटिंग की वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया होगा, बट अगर नहीं भी डाला होगा तो आप कमेंट्स में बता देना। करते हैं वीडियो को शुरू, बट यस उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना बिकॉज बहुत सारे बच्चे लास्ट तक भूल जाते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। दैट इज लेसन 1 मेन पर्सपेक्टिव्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। 3 मेन पर्सपेक्टिव्स है, एक है लिबरलिज्म, एक होता है मार्क्सिज्म और एक होता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। सबसे चीज याद रखो, इसमें एक वर्ड और आएगा भी आपका जो कि होता है इंपीरियलिज्म। और लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार आप ये समझ गए ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स और फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम वाला फ्रीडम भी लिबरल ही हुआ। कि लिबरल मतलब कि आपको कोई भी काम करने की आजादी है, बट वो किसी और को हार्म नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अब सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन के बारे में। तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है। कॉलोनियलिज्म जो है एक वे होता है ऑफ डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन वेयर वन कंट्री एस्टैब्लिशेस अ एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड ओवर अनदर कंट्री। देखो ये तो मैंने आपको बताया इंग्लिश में, बट और रियल में क्या होता है। तो कॉलोनियलिज्म का ना एक टाइप का एक वे होता है, मतलब एक टाइप का किसी चीज को करने का तरीका। एक डोमिनेशन मतलब कि एक सुपरियोरिटी दिखाना कि हाँ हम बड़ी कंट्रियां, हम एक पावर होल्ड करते हैं। तो कॉलोनियलिज्म एक ऐसा ही वे है जिसमें अपने आप को डोमिनेशन दिखाया जाता है, अपने आप को एक बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर दिखाया जाता है। जहां पे क्या होता है कि एक कंट्री जो स्टैब्लिश करती है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड। अब जैसे हम बात करें इस समय अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, तो उन्होंने एक टाइप से होल्ड कर रखा है पूरी ही कंट्री पे। और अगर हम बात करें ऑल ओवर अदर कंट्रीज या फिर अनदर कंट्रीज पे, जैसे कि बात करें रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी तो हमें पता था रशिया एक डोमिनेशन में है। वैसे ही अगर अमेरिका और पाकिस्तान की वॉर हो जाए तो हमारे को पता है अमेरिका एक डोमिनेशन में है। अभी अगर हम बात करें, अभी बहुत बच्चे कहेंगे कि अगर अमेरिका और इंडिया की बात करें तो पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया एक ऐसे लेवल पे आ रही है कि वो डेवलप्ड वाले उस पर आ रही है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका, हाँ अमेरिका इंडिया से बड़ा है, हो सकता है बहुत सारी फाइनेंशियल वगैरह बहुत चीजों में बड़ा हो, बट यस स्टिल इंडिया इज डेवलपिंग और उसमें टाइम लगता है चीजों को डेवलप होने में। तो ये आपको पता चल गया कॉलोनियलिज्म के बारे में। उसके बाद भी हैव इज इंपीरियलिज्म, एक वर्ड ना इंपीरियलिज्म यहाँ पर है। यस, लेट अस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंस बहुत जरूरी है पता करना, क्योंकि इस पर्टिकुलर पेपर में आपको सबसे पहले तो ये बताया गया है कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम इंपीरियलिज्म। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है colonialism is different from imperialism, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। imperialism वर्ड जो है ना वो ड्रिवन है by the ideology of superiority of the center with the assertion and expansion of state power across the globe। तो imperialism का मतलब क्या होगा कि ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है, मतलब एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है हम जो है अपने आप को सुपीरियर मानते हैं फ्रॉम द सेंटर। जैसे कि अब दिल्ली जो है वो सेंटर में है एंड दिल्ली इज सुपीरियर बिकॉज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि अपनी पावर को जो है एजर्ट करता है। अपनी दिल्ली जो है उसमें दिल्ली के अंदर अपनी बहुत पावर है और वो अपनी पावर्स को क्या करता है एजर्ट करता है, और जिससे वो ऑल ओवर स्टेट्स तक वो पावर को पहुंचा पाता है। तो एक ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि इंपीरियलिज्म जो है वो ड्रिवन है बाय द आइडियोलॉजी ऑफ सुपरियोरिटी ऑफ द सेंटर विद द एजर्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ स्टेट पावर अक्रॉस द ग्लोब, मतलब कि अपनी पावर को बढ़ाना। उसके अलावा आपके पास है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, ये एक नॉर्मली एक प्रेगमेटिक स्टेट है ऑफ एक्टिविटी एट द पेरिफेरी और कॉलोनीज। कॉलोनियलिज्म मतलब कि क्या हो गया कि अपने अपने बराबर वाली जो कंट्रीज है, हमारी बराबर वाली स्टेट्स जो है उसको अपनी कॉलोनी में स्टैब्लिश करना, दैट इज कॉलोनियलिज्म। थस जो इंपीरियलिज्म है वो एक मच वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू कॉलोनियलिज्म, बिकॉज जो इंपीरियलिज्म है दैट इज कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को संभाल रहे हैं, अपनी वो जो है पावर है उसको एग्जर्ट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। और वही इसलिए हम कहते हैं कि इंपीरियलिज्म जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू कॉलोनियलिज्म, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। और ये एक फॉर्म ऑफ डोमिनेशन है एंड डिपेंडेंसी इन वेरियस ओवर्ट एंड कोवर्ट फॉर्म्स। सो नेक्स्ट वी हैव इज मार्क्सिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, बट उससे पहले एक चीज दिखानी थी मुझे। यस, ये आई थिंक से पूरा कॉन्सेप्ट आएगा नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ।
तो सबसे पहला हाँ ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म का रिजल्ट क्या होता है? तो कॉलोनियलिज्म के ना बहुत इफेक्ट्स होते हैं, मतलब बहुत ही इफेक्ट्स है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों इफेक्ट है ऑन इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू रूपर्ट एमर्सन। तो कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में बताया गया है। कॉलोनियलिज्म जो है वो इम्पोज करता है एलियन एंड अथॉरिटेरियन रिजिम्स ऑन सबऑर्डिनेट सोसाइटीज, मतलब कि जो आसपास की सोसाइटीज है ना उस पर चीज़ों को इम्पोज करना, उसमें अथॉरिटी अपनी दिखाना। क्योंकि कॉलोन अपनी, जैसे आपको पता होगा इंडिया जब आज़ाद नहीं था तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश करते थे, अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करते थे। दैट इज कॉलोनियलिज्म। इट हैड अ मेजर पर्पस टू एक्सप्लॉइट कॉलोनीज इकोनॉमिकली। अब बिकॉज पता है जब भी तुम अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, अब जैसे कि हमारे को जो है ना अब पाकिस्तान से लड़ना है क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे अंदर में आ जाए, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान हमारे अंडर में आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी पावर्स को, हम अपनी जो पैसे हैं वो किस पे लगाएंगे, जो हमारी आर्मी है। और उससे क्या होगा कि हमारे को इकोनॉमिकली हम क्या होगा, हमारा एक्सप्लॉइट होगा। क्योंकि हम पैसे तो अपने बर्बाद ही कर रहे हैं ना, क्योंकि तुम लड़ाई में पैसे बर्बाद करोगे ना तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब तुम पढ़ाई पे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करोगे। कॉलोनीज वर यूज्ड एज सोर्सेज एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट्स ऑफ अ फिनिश्ड गुड्स। तो अब क्या रहता है कि जैसे हमारी कॉलोनी है, इंडिया भी एक टाइप से कॉलोनी थी, जिसमें क्या होता था कि हम जो है सप्लायर्स थे रॉ मटेरियल के, एंड मार्केट बन गए थे हम किसके लिए, फिनिश्ड गुड्स के लिए। अब जैसे अमेरिका में, जैसे हम बात करें, नॉर्मल एक एग्जांपल ले रही हूँ कि सिल्क वगैरह था, तो सिल्क वगैरह अगर इंडिया से जा रहा है अमेरिका में, और अगर अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो वापस इंडिया में बिकने आता था। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक तो सप्लायर है रॉ मटेरियल के, मतलब सस्ता सामान बेच रहे हैं। सिल्क को हमने, हो सकता है कि हमने, हो सकता है 20 रुपए में 10 किलो बेच दिया, ऐसा हमने कर दिया। पर जब वो हमारे पास सिल्क का क्लॉथ बन के आएगा तो हम कितने का खरीदेंगे, तो हम 200 रुपए का एक, हो सकता है 500 ग्राम भी सिल्क ना हो उसके अंदर, और वो हम 200 रुपए का खरीद रहे होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि हम अपने आप को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी पावर नहीं थी उस समय, सोर्सेज नहीं थे इतने कि हम अपना वो प्रोडक्ट बना सके। ओवर टाइम द कोर और दैट इज द यूके बिकेम इकोनॉमिकली पावरफुल एंड डेवलप्ड एंड इंडिया एज अ पेरिफेरी रिमेन अंडर डेवलप्ड। तो इसमें यही बताया गया कि कैसे जो है यूके वगैरह जो थे, जो कि ब्रिटिशर्स वगैरह के हैंड में थे, तो कैसे जो पावरफुल हो गए और कैसे डेवलप्ड हो गए, और इंडिया जो है जो कि उनकी पेरिफेरी कंट्री टाइप था, मतलब जैसे किनारे में रहा, और वो रिमेन क्या रहा, अनडेवलप्ड, मतलब वो डेवलप नहीं हो पाया। उसके अलावा आपके पास एक वर्ड आता है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म अगर आपको याद हो तो आपने अपने 12th वगैरह में तो बहुत ही पढ़ा होगा, अगर आपके पास पॉल साइंस होगी तो नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म एक एक्सप्रेशन है, एक हमारे वर्ड्स को एक्सप्रेस करने का तरीका of collective identity by a group of people living in a specific geographical territory who socially, culturally, economically and politically identify themselves as one nation to be governed as such and by themselves। तो नेशनलिज्म का मतलब नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ लोग रहते हैं जो कि अपने को सेम मानते हैं, सिमिलर मानते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशली, मतलब कि सोशल उनकी सोसाइटीज वगैरह में, कल्चर उनका, इकोनॉमी, मतलब कि हाँ भाई, जैसे कहते हैं ना सोसाइटी में सब कहते हैं ना कि हाँ ज्यादा पैसे वाले ही है सारे, या हम ये नहीं कह सकते अरे गरीब है ये सोसाइटी में, हो ही नहीं सकते, क्योंकि भाई सोसाइटी में तुमने घर लिया है तो पर्टिकुलर पैसे तो चाहिए चाहिए। तो क्या रहता है कि ओवरऑल वो अपने को ना एक इक्वल मानते हैं, इक्वल इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन टर्म्स ऑफ देमसेल्व्स, कि सब जो है वो इक्वल है। कोई ये नहीं कि भाई मैं तो तेरे से ज्यादा अमीर हूँ, मैं तो तेरे से ज्यादा गरीब हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा आपको एक लाइन पता है बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने पढ़ी थी, दैट इज दिस वन, आई शुड मार्क दिस लाइन फर्स्ट, आई एम नॉट श्योर अब ये आएगी नहीं आएगी। यस, सो in the modern world, national flags like the tricolor in India, national anthem, and other symbols of national identity are very often regarded as sacred, as if were religious rather than political symbols. The psychology aspect of feeling unity also depicts the idea of nationalism within us. सो मॉडर्न इंडिया नेशनल फ्लैग में अगर आप देखोगे ना, मॉडर्न इंडिया को ही अगर आप देखोगे तो क्या होता जा रहा है, जैसे नेशनल ब्लैक है, जो मेरा ट्राई कलर है, ट्राई कलर क्या है, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन। और अगर आपको पता हो तो ऑरेंज से हमारी कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है वो भी डिपिक्ट होती है, ऑरेंज से तो होती ही होती है। ऑरेंज क्या होता है, हमारा एक टाइप से कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, हाँ। तो क्योंकि हम कहते हैं हनुमान जी का टीके का कलर भी ऑरेंज होता है, या फिर एक सिंदूर का कलर रेड होता है। तो कई चीजें ना उस रंग के चक्कर में इतना ज्यादा वो सैक्रेड बन गई, इतना ज्यादा वो रिलीजियस बन गई है, कई बार वही चीजें पॉलिटिकल सिंबल बन जाती हैं। अब वो पॉलिटिकल सिंबल कैसे है कि कई हमारी पॉलिटिकल पार्टी से जो कि अपने पर्टिकुलर लोगों में वो कलर यूज करती है, एंड वी जनरली बिलीव कि वो, जैसे भाई मैं पार्टी का नाम, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, बट हाँ जैसे हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो कि हम कहते हैं कि यार ये पर्टिकुलर पार्टी ना
इस पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करती है। हमें कैसे पता वो रिलीजन को सपोर्ट करती है? हो सकता है वो पहली बार आई है पार्टी, बट बिकॉज वो कलर हमें शो होता है, वो चीजें में डिपिक्ट होती है, किसी का कोई पर्टिकुलर सिंबल होता है, तो उससे हमें पता चलता है। अब बहुत सारी पार्टीज है जो कि उनका कुछ और लोगो हो सकता है, किसी का हाथी है, किसी का झाड़ू है, किसी का कुछ है, बहुत सारे लोगो होते हैं, बट बात वही रहती है कि वो लोगों ने डिपिक्ट करता है कि उस पर्टिकुलर पार्टी की पर्सनैलिटी कैसी होगी, या फिर वो किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेजरली 3 पर्सपेक्टिव्स होते हैं अंडरस्टैंड करना कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, दैट इज लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। उसके बाद अगर हम देखें, ये देखो, अगर तुम देख पाओगे तो ये आई एम नॉट श्योर कि पूरा आएगा नहीं आएगा, बट वेट, ये ना पता है इसमें थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ना ये पीडीएफ थोड़ा सा वैसा है तो इसमें इश्यूज होते हैं, इसमें बहुत स्लो सा ही चलना पड़ता है। यस, आई थिंक इसके बाद है, तो ये टेबल आ जाएगी आपके पास, दैट इज लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल। उसके बाद हमारे पास है लिबरलिज्म। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिबरलिज्म के बारे में, देन आपको पता होना चाहिए कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म वगैरह के बारे में, इंपीरियलिज्म के बारे में पता होना चाहिए, मार्क्सिज्म के बारे में पता होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो लिबरल पर्सपेक्टिव है ना, वो जनरली एक्सेप्ट करते हैं कॉलोनियलिज्म को इज अ नॉर्मल फेज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स विच इज रेशनल। ये वॉट करता है चेंजेस इन कॉलोनीज, परहैप्स प्रमोटिंग फ्रीडम, लाइफ एंड लिबर्टी एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स इन कॉलोनीज। तो सबसे पहले आपको पता चल गया लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। नॉर्मली क्या करता है, ये प्रमोट करता है फ्रीडम को, जो ना को होता है कि आपकी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, या फिर राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर वर्ड्स, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स इन कॉलोनीज। तो ये इसका मेजर काम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लिबरलिज्म के बाद वी हैव इज द नेक्स्ट वन, that is Marxism. So yeah, this is Marxism we have. So Marxism में आपको सबसे पहले पता है एक चीज, ये ना थोड़ा सा ऊपर ही है। Let us examine what Marxists say about the colonialism in India. तो मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं colonialism in India के बारे में। ये रहा, अब आपके आ गया मार्क्सिज्म। तो ये रहा, फर्स्ट है द कॉलोनियल स्टेट इज बोर्गोइज स्टेट। जो मार्क्सिस्ट have seen colonialism as the contradiction and conflict that developed between the interests of Indian people and British rulers, and see that the principal reason of development nationalism, but they also recognize it as a conflict. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखने के लिए जरूरत है आपके लिए, दैट इज कि जो मार्क्सिस्ट है ना, वो अपने आप को कैसे देखते हैं या फिर वो अपने आप को कैसे शो करते हैं एज द कॉन्ट्रोडिक्शन, मतलब कि अपने आप को डिफरेंट दिखाते हैं, या फिर डेवलप्ड है, दैट डेवलप्ड बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल एंड ब्रिटिश रूलर्स, मतलब कि ये इन लोगों के बीच में एक तरह से किधर पनपे हैं, एंड सी दैट द प्रिंसिपल reason for the development of nationalism, but they also recognize the inner contradiction and conflict of interest between the various economic classes. So ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मैंने नॉर्मली आपको बता दिया है कि मेजर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो सबसे पहली चीज आपको इस पर्टिकुलर पेपर के लिए तो मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म तीनों के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से डीपर चीजें पता होनी चाहिए। पोस्ट कॉलोनियलिज्म का मेजरली जो मतलब होता है वो यही होता है कि ये एक क्रिटिकल एकेडमिक स्टडी है ऑफ कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लेगेसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी स्टडी जिसमें आप किसके बारे में पढ़ोगे, कल्चर, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक लेगेसीज के बारे में, ऑफ किसके बारे में, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो ये एक नॉर्मल आपको पता चल गई डेफिनेशन इसकी। उसके अलावा क्या हो सकता है कि जो पोस्ट कॉलोनियल आइडियाज है वो मेनली क्वेश्चन करते हैं कि जो जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग है दैट colonial powers are superior in their culture and tradition. Ultimately, they wanted to destroy the main parts of native tradition and culture. एंड विद दिस मेजरली आपको टॉपिक्स के बारे में तो पता चलेगा कि आपके पेपर में किस किस टाइप के टॉपिक्स पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई है आपके सामने। पहले कॉलोनियलिज्म डेफिनेशन में आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो जो प्रैक्टिस होती है बाय विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्री और कंट्रीज टू बिकम रिचर, मतलब कि नॉर्मल वर्ड्स में कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या हुआ कि जो छोटी कंट्रीज की हेल्प करके, मतलब हेल्प लेते लेते पावरफुल कंट्रीज जो अपने को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाती रहती है, रिचर बनाती रहती है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन क्या हुई, मतलब पोस्ट कॉलोनियलिज्म ये एक हिस्टोरिकल पीरियड है और स्टेट है
of affairs representing the aftermath of Western colonialism. The term can also be used to describe the concurrent project to reclaim and rethink the history and agency of people subordinated under various forms of imperialism. And with this we have some more glossaries as well, I think. Yeah, नहीं, ये दो मेन ग्लॉसरीज आपके लिए, और आई थिंक इतने में आपका काम हो जाएगा। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी इसी चैनल पे, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना फॉर मोर अपडेट्स। सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सेकंड चैप्टर हम करते हैं अगली वीडियो में शुरू। बाय बाय।